हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे थे और उसकी मैथमेटिक्स के रेफरेंस में हमने एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक शुरू किया था, जिसके 3 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम वीडियो नंबर 4 करेंगे, जिसको हम शुरू करते हैं। तो हमारे वीडियो नंबर 4 के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, जिसके अंदर हम केवल और केवल एलसीएम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न प्रकार के प्रश्नों में हमेशा ही हमें एलसीएम का यूज करना है। और यहाँ पर आपको दे रखा है, पहले दे रखा है घंटियाँ पुनः कब बजेगी। प्रश्न में दिया हुआ होगा कि घंटियाँ इस टाइम और इस टाइम को बजती हैं, तो वापस वो एक साथ पुनः कब बजेगी। ऐसे प्रश्न देखकर आपको सीधा सीधा एलसीएम लगाना है, किसी प्रकार का दूसरा कुछ नहीं सोचना है। दूसरा, रोड लाइट पुनः कब जलेगी। जब रोड लाइट वाले प्रश्न आते हैं कि रोड लाइट इस टाइम पर जलती है, वापस पुनः कब जलेगी, तो उसमें भी आपको सीधा सीधा एलसीएम का प्रयोग करना है। वृत्ताकार दौड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वृत्ताकार दौड़ के कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ भी चुके हैं और एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी वृत्ताकार दौड़ का प्रश्न लिखा हुआ है। तो वृत्ताकार दौड़ का जो प्रश्न होता है, उसमें भी 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति दौड़ना शुरू करते हैं और वापस वो कब मिलेंगे, पहली बार वो किस बिंदु पर मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में भी हमें एलसीएम का यूज करना है। अब हम लेते हैं 19वां प्रश्न। 18 तक के जो प्रश्न हैं वो हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अब लेते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है कि 3 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल में बजती हैं और सभी घंटियां एक साथ 12 बजे बजती हैं, दोपहर में बजती हैं, तो पुनः एक साथ कब बजेगी। तो यहाँ पर पुनः एक साथ कब बजेगी, तो अभी हमने देखा था कि जब इस प्रकार के प्रश्न होते हैं तब हमें हमेशा ही एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे 30 मिनट और सेकेंड इकाई है वो 1 घंटा और थर्ड इकाई है वो 1 घंटा 45 मिनट है। तो यहाँ पर 1 घंटे को मैं मिनट में बदलूंगा तो 1 घंटे में हो जाएंगे 60 मिनट और तीसरी जो यूनिट है वो है 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट को मैं लिखूंगा, 1 घंटा मिनट तो हो गए 60 मिनट और प्लस 45 मिनट टोटल हो जाएंगे 105, 105 मिनट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 105 मिनट। अब इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए एक सीधी लाइन और एक आडी लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 का डिवाइड करता हूँ। तो 2 का डिवाइड 30 में गया 15 बार और 60 में गया 30 बार और 105 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो इसको एज इट इज लिख दिया। अब अगेन करें तो अगेन वापस देखें तो 30 में 2 का भाग जा रहे हैं, तो 30 में 2 का भाग दिया तो 15 एज इट इज, यहाँ गया 15 बार और यहाँ आ गए 105 बार। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 15 में 15 का भाग जाता है, 15 में 15 का भाग जाता है और 105 में देखो 105 में 15 का भाग जाता है। ठीक है, तो सब में अपन 15 का ही डायरेक्ट भाग दे देते हैं। तो 15 का भाग देते हैं तो 15 का भाग 1 बार, 15 का भाग 1 बार और 15 का भाग इसमें गया 7 बार। आप डायरेक्ट भी दे सकते हो और क्रम से भी कर सकते हो। इसको शॉर्ट करने के लिए अगर तीनों संख्याओं में एक जैसी संख्या का डिवाइड जाता है तो आप इस तरह से दे सकते हो। तो यहाँ पर अपना जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 2 × 2 × 15 और इंटू क्या हो जाएगा 7। इस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे। तो 15 × 7 क्या, ये तो हो गए 105 और इसको मैं 2 × 2 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गए 420। तो 420 मिनट हमारा एलसीएम आ गया। अब यहां पर तो पूछा था एक साथ कब बजेगी, 12 बजे दे रखे हैं, तो इसको भी अपन घंटों में बदलते हैं। तो 420 में जब 60 का डिवाइड करूंगा मैं तो ये घंटे हो जाएंगे। तो 420 में 60 का डिवाइड किया तो 1 0 से 1 0 कट गया और 6 का भाग 42 में गया 7 बार, तो 7 घंटे हो गए। अब दोपहर 12 बजे के बाद आप 7 घंटे जोड़ोगे तो टाइम हो जाएगा 7 बजे। दोपहर को 12 बजे के बाद शुरू होती है वो यूनिट होती है पीएम। रात को 12 बजे के बाद जब शुरू होती है वो यूनिट होती है एएम। तो यहाँ पर पीएम में आंसर होगा तो 7 PM जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए आप इस प्रश्न को उतार दीजिए एक बार या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा 20वां प्रश्न है कि 2 अलग अलग चौराहों पर यातायात लाइटें क्रमशः प्रत्येक 54 सेकंड और 76 सेकंड के बाद बदल जाती है। अगर 10:15 पर यानी 10:15 पर एक साथ बदलती हैं तो आपको फाइंड करना है कि वे एक साथ वापस कब बदलेगी। एक बार दे दिया 10:15, अब जो हमारा एलसीएम आएगा वो इसमें जोड़ देंगे तो वो अगली टाइमिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 संख्याएं आपको दे रखी है, 54 सेकंड और 76 सेकंड।
यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आपको जो टाइमिंग या जो भी आपको यूनिट दे रखी हो वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक जैसी नहीं है तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आप इस यूनिट को एक जैसा करें। तो यहाँ पर तो आपको सेकंड ही दे रखा था, पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उसमें मिनट और घंटा दे रखा था, इसलिए घंटे को हमने मिनट में बदला था। तो यहाँ पर 54 और 76 लिख दिया। अब इसको सॉर्ट करने के लिए वैसे तो कोशिश करनी है कि जिसमें दोनों का भाग जाए ऐसी संख्या का डायरेक्ट भाग दे दो, लेकिन समझ में नहीं आए तो 2 से शुरू कर दो। 2 का भाग इसमें गया 27 बार और 2 का भाग इसमें जाएगा 38 बार। अब वापस 2 का ही डिवाइड कर लेता हूँ क्योंकि दोनों में एक संख्या का भाग तो नहीं जा रहा। तो 2 का डिवाइड किया तो 2 का भाग इसमें गया 27, मतलब भाग ही नहीं गया, और 38 में गया 19 बार। अब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है, 19 का भाग 19 में जाएगा, बाकी 27 में नहीं जाएगा क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है, इसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। और 27 में 3 का जाएगा 9 बार, 3 का जाएगा 3 बार, डायरेक्ट 27 के दे देता हूँ तो यहाँ पर 1 इन 1 आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो LCM आएगा वो आ जाएगा 2 × 2 × 19 × 27। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 2 तो हो गए 4, और 4 को हमने 19 से मल्टीप्लाई किया तो 19 से कम 19, 19 तो 38, 19 तिया 57 और 19 चौक 76 हो गए। अब 76 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 76 × 27 कर दिया और मल्टीप्लाई करते हैं। 7 संग किया तो 7 × 6 हो गए 42, 42 के 2 हासिल के 4, 7 7 49 और 4 किए तो 49 और 4 हो गए 53, इंटू 2 को किया तो 6 दूनी 12 और 2 हासिल रो 1 और 7 दूनी 14 और 1 15। यहाँ पर जोड़ते हैं तो 2 3 और 2 5 और ये हो जाएंगे 15 और 5 20, 2052 हो जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2052। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 2052। अब 2052 जो आए हैं सेकंड थे तो ये भी सेकंड आ गए। अब इस सेकंड को आप क्या करोगे, मिनट में बदलोगे, तो मिनट ही तो जोड़ोगे आगे। तो 2052 में मैं दे देता हूँ 60 का डिवाइड कर लेता हूँ। तो 60 का डिवाइड करते हैं, तो 60 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप इस तरह से कर लेते हैं 60 का डिवाइड। तो चलिए यहाँ पर भाग दो, तो 6 कम 6, 6 2 12, 6 तिया 18, 3 बार जाएगा तो 6 तिया 18 गया, 180 आ गए। 205 में से 180 को घटाया तो यहाँ पर बच गए 25 और वापस 2 को उतारा। अब वापस भाग दो, तो 25 में 6 का भाग दो, 6 कम 6, 6 2 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, यानी 4 बार जाएगा 240 आ जाएंगे, पीछे बच जाएंगे 12। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आ गए वो हो गए 34 सेकंड, सॉरी 34 मिनट। आपने 60 का भाग दिया तो ये मिनट हो गए और पीछे बचे वो हो गए आपके सेकंड। तो यहाँ पर अब आप जोड़ के देखो तो यहाँ 10:15 में मैं जोड़ता हूँ, 10:15 में मैं जोड़ दूँ, कितने मिनट जोड़ने, 34 मिनट और 12 सेकंड। तो यहाँ पर अपने आंसर हो जाएगा 10:05 और 4 9, 3 और 1 4 और 12 सेकंड एज इट इज, यानी कि 10:49 मिनट और 12 सेकंड, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप एक बार वापस ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या था, बिल्कुल इजीली अपने को समझ में आ रहा था कि एक साथ कब बजेगी कब बदलेगी, इसका मतलब आपको डायरेक्ट एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर अपन ने 54 और 76 का एलसीएम निकाला। संख्याएं थोड़ी सी मुश्किल थी इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी है आपको। यहाँ पर अपने पास आया 2052 और यूनिट इनकी सेकंड थी, इसलिए जो आंसर आया वो भी सेकंड आ गया। अब इसमें आपने 60 का भाग दिया, तो 60 का भाग देने से जो संख्या आई वो तो आपकी हो गई मिनट, और जो सेसफल आया वो हो गया सेकंड। तो यहाँ पर मिनट को मिनट में जोड़ना है, क्योंकि 10:15 है तो 15 मिनट में 34 मिनट जुड़ गए, तो ये तो हो गए आपके पास 49 मिनट, और पीछे बचे वो सेकंड थे तो 12 सेकंड बच गए। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 10:49 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है बच्चों, उतार दीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 21वां प्रश्न है, ये एनसीईआरटी 10th क्लास की बुक से लिया हुआ है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रणवीर को 12 मिनट लगते हैं। 2 विद्यार्थी हैं, सोनिया और रणवीर, वो दौड़ लगाते हैं, तो एक है वो 18 मिनट लगाता है और दूसरा है वो 12 मिनट लगाता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ एक ही स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो पुनः कब मिलेंगे।
तो यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है, एक साथ सोनिया और रणवीर चलना शुरू करते हैं। अब कोई फास्ट चलता है, कोई धीरे चलता है, एक चलता है 12 मिनट में, एक चलता है 18 मिनट में। तो आपको बताना है कि वो कितने राउंड के बाद वापस, क्योंकि चलना शुरू किया तो एक बार तो मिल गए, अब वापस कब मिलेंगे प्रारंभिक बिंदु पर। तो यहाँ पर सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर 18 और 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले डायरेक्ट 6 का भाग दोनों में जा रहे हैं तो 6 का भाग देते हैं। 6 का भाग 18 में गया 3 बार और 12 में गया 2 बार। अब 3 और 2 में 3 और 2 का ही भाग जाएगा। तो यहाँ पर अपना एलसीएम आ गया 6 × 3 × 2। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर हो गया 36 मिनट। तो यहाँ पर 36 मिनट हमारा ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको किसी में जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका डायरेक्ट आंसर आया है। तो जब इस तरह से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़े तब आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट कर सकते हो। पिछले जो 2 क्वेश्चंस थे उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट मेथड नहीं लगेगा, केवल इसमें आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट कर सकते हो कि 18 का भाग और 12 का भाग जिसमें जा रहा है वो आपका आंसर होगा। तो 18 का भाग देखो यहाँ पर केवल और केवल 36 में जा रहा है, तो 36 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। 36 मिनट बाद ये सोनिया और रणवीर हैं वो वापस खेल के मैदान में मिल जाएंगे। तो चलिए अब लेते हैं अगला। आगे आपके सामने एक नोट्स है, उसमें लिखा हुआ है कि विशेष अंकों वाली छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको हमेशा ही एलसीएम निकालना है। हमने पढ़ा था कि एलसीएम जब निकालेंगे तब आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा। एलसीएम का प्रयोग आप कब करोगे? जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको विशेष अंक, दैट मीन्स 4 अंकों की, 5 अंकों की, इस तरह की संख्या निकालने को बोले तो आपको HCF पर जाना ही नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम निकालना है। और यहाँ पर भी 2 कॉन्सेप्ट आपके सामने दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको आपको याद करना है। यहाँ पर देखो शॉर्ट में लिखा है, जुड़ेगा तो क्या करना है आपको, भाजक में से शेषफल को घटाना है, और घटेगा तो क्या करना है, डायरेक्ट शेषफल को ही घटाना है। तो यहाँ पर कैसे चीज़ है, जैसे कि मैंने कह दिया कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करो। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो कौन सी होती है? 999 होती है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 999 होती है। अब मुझे बताओ, इसमें मैं कुछ घटाऊंगा, तो कितने अंकों की संख्या रहेगी? 3 अंकों की संख्या है, उसमें से 10 20 घटाओगे तो 3 अंकों की ही संख्या रहेगी। लेकिन अगर कुछ जोड़ दिया, मान लो 1 भी जोड़ दिया, तो ये 1000 हो गया, 4 अंकों की बन गई। तो 4 अंकों की संख्या तो निकालनी नहीं थी, 3 अंकों की पूछी थी। तो इस तरह से आपको आइडिया लगाना है कि इसमें से तो घटाना ही पड़ेगा। तो जब घटाने की जरूरत हो तब आपको शेषफल घटाना है, और जब जोड़ने की जरूरत हो तब शेषफल डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, आपको भाजक माइनस शेषफल जोड़ना है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है उसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है और इसी के आधार पर हम अगले वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर लिखा हुआ है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 2, 3, 8 और 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो यहाँ पर आप पूर्णतः विभक्त शब्द देख के समझ सकते हो कि पूर्णतः विभक्त का पूछा है, इसका मतलब आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो, आपको पता होगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वो होती है 9999। और 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है। तो बड़ी संख्या 9999 होती है, ठीक है। इसको अभी यूज नहीं लेना है, अभी तो एक बार देखना है कि पूर्णतः विभक्त हो जाती है, इसका मतलब इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। 2, 3, 8 और 10। एक सीधी लाइन खींच दी और एक आधी लाइन खींच दी। सबसे पहले देखो 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 3, 4 और 5। अब देखें तो वापस 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दिया तो यहाँ हो गया देखो 1, 3, 2 और 5। अब वही बात 3, 2 और 5 तीनों सभाज्य संख्या हैं, किसी का भाग नहीं जा रहा है एक दूसरे में। तो यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम लिख सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बचाना है आपको कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। 2 × 2 × 3 × 2 × 5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 4 हो गए, 4 × 2 8 हो गए, 8 × 5 किया तो 40, और 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 120, 120। तो 120 ऐसी संख्या है जो इन सबसे विभाजित होती है।
अब इस प्रश्न की मूलभूत बेसिक को समझते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 अंकों की संख्या लेनी है और उसके अंदर आपको 120 का डिवाइड करना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपने देखी थी 9999 होती है, उसमें आप 120 से डिवाइड करोगे तो 120 से डिवाइड कर लिया, चलो तो 12 की टेबल बोल के 0 लगाना है। तो 12 की टेबल बोले तो 12 आटा चिन्हो 8 बार जाएगा, 8 बार बोलोगे तो कितना आएगा 960। इसमें से 960 को घटाया, चलिए पीछे कितना बचा, यहाँ पीछे बच गया 39। ठीक है, अब वापस 9 को उतार दिया, 9 को उतारा तो ये हो गए 399 399। अब 399 में आप 120 का भाग दोगे तो वापस 12 की टेबल बोलो, तो ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दो 24 और 12 तिया 36। तो 3 बार जाएगा, 12 तिया 36, 360। यहाँ पर माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 39। अब आप मुझे बताओ 9999 में मुझे कुछ जोड़ना है या घटाना है, क्योंकि अगर मैं कुछ जोड़ूंगा तो ये संख्या 5 अंकों की बच जाएगी, इसका मतलब मुझे यहाँ पर घटाना। और जब भी घटेगा तब आपको याद होना चाहिए कि हमेशा शेषफल को घटाना है। तो यहाँ पर मैं 39 को घटाऊंगा, तो 39 घटा दिए, तो 39 घटाए तो यहाँ पर कितना आ गया, देखो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गए 6 और 9960, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ठीक है ये मेथड, लेकिन अगर परीक्षा की दृष्टि से करें तो इतना लंबा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो भी संख्या इसका आंसर है वो 2, 3, 8 और 10 से पूर्णतः विभक्त हो रही है। तो हमें विभाजकता के जो नियम पता है उनको लगा सकते हैं। सबसे पहले 10 का लगाएं, तो 10 का तो कब लगता है, जब पीछे वाला अंक 0 हो, तो सबके पीछे 0 है, इसका मतलब 10 का भाग तो सब में जा रहा है। अब 10 का भाग जा रहा है तो ऑब्वियसली 2 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है, तो ये तो खत्म हो गया। 3 का लगाएं तो 3 का देखो यहाँ पर 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक करो, 9 और 9 18, 18 और 6 जोड़े आपने, बिल्कुल 18 में 6 जोड़कर देख लेना, आपके 3 का भाग इसमें जाएगा। तो 3 के हिसाब से तो ये सही आंसर है। आगे देखो 9 और 9 18, 18 में 8 जोड़े 26 हो गए, 26 में 3 का भाग नहीं जाता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और इसमें देखा तो 9 और 9 18, 18 में 9 को जोड़ोगे तो 27 हो जाएंगे, 27 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब ये और ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अब 8 का देखो तो 8 का भी डायरेक्ट दे सकते हो और 4 × 2 करके देख लो, क्योंकि 4 के विभाजकता का नियम होता है। तो 4 का भाग देखो क्या होता है, विभाजकता का नियम क्या होता है 4 के, कि अगर लास्ट वाले जो 2 अंक होते हैं क्या होता है 4 से ना काटना नहीं, क्या होता है 4 से विभाजकता का नियम, कि अगर जो लास्ट वाले 2 अंक होते हैं उसमें अगर 4 से भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मैं चेक करूँ तो 60 के अंदर 4 का भाग जाता है, 15 बार जाता है, आप देख के देख लो। और 90 में चेक करते हैं तो 90 में 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8 और पीछे बच गया 1 और 0, यहाँ पर 4 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। इस तरह से विभाजकता के कुछ छोटे छोटे नियम लगाकर आप इतने बड़े मेथड करने से बच सकते हो और थोड़ा सा एग्जाम में टाइम भी बचा सकते हो। तो ये प्रश्न इस तरीके से करना है। आप एक बार इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, अगर ज़रूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2, 3, 8 और 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पर भी प्रश्न बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल वही प्रश्न डाला है, लेकिन यहाँ पर बड़ी से बड़ी की जगह मैंने लिख दिया है छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब पूर्णतः विभक्त की बात कर रहा है तो यहाँ पर LCM की ही बात कर रहे हैं, तो LCM निकालते हैं। तो LCM निकालने की जरूरत नहीं, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था। तो आपको अगर देखना हो कैसे आए 120, तो आप पिछला क्वेश्चन देख लेना, LCM 120 आएगा। और अब छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, वैसे तो मैंने कमेंट करने के लिए बोला था, लेकिन नहीं पता हो तो अब लिख देता हूँ मैं आपके सामने। 1000 होती है 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, इसके अंदर मैं भाग देता हूँ 120 का। तो 120 का भाग दूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे डायरेक्ट 8 बार जाएगा, 12 आटा चिन्ह, तो 12 का 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आ जाते हैं। तो 96 बार चला गया, 0 आ गया, इसको घटाया तो पीछे बच गए हमारे 40। अब मुझे आप बताओ, आप सब समझदार हो, आपको पता होगा 1000 में कुछ घटाऊंगा तो वो संख्या 3 अंकों की हो जाएगी और हमें निकालनी कितनी है 4 अंकों की।
और 4 अंकों की संख्या निकालने के लिए मुझे इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। और जब भी जोड़ने की बात आए तो हमने देखा था जब जोड़ना है तो जो भाजक हैं उसमें से शेषफल को घटा दो। 120 में से 40 को घटाया तो आते हैं 80। तो कितने जोड़ूंगा मैं? 80 जोड़ूंगा। तो इससे मेरा आंसर बन जाएगा 1080, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में 1080। तो यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हो और वही पुराना मेथड भाजकता का नियम लगाकर भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। तो भाजकता का नियम लगाकर देखते हैं एक बार। तो भाजकता के नियम में सबसे पहले 10 का ही देखो। तो 10 का तो यहाँ पर 10 और 2 का तो काम ही खत्म है, क्योंकि 2 का भी भाग जा रहा है, 10 का भी भाग जा रहा है। 4 से चेक करें तो 4 से 20 में भाग जाता है, 4 का 60 में भी भाग जाता है, 4 का 20 में भी भाग जाता है। तो यहाँ पर केवल और केवल एक तरीका रहा आपके, एक तो 3 का चेक कर लो। तो 3 का चेक करते हैं, 2 + 1 3। तो यहाँ पर 3 का भाग जाएगा। 6 और 1 7, ठीक है। यहाँ पर 1 खत्म हो गया आपके पास ऑप्शन 6 और 7। 7 में अपने 3 का भाग नहीं जाता है। और इसमें देखें तो 2 और 1 3, 3 और 1 4। 4 में भी 3 का भाग नहीं जाता है, तो ये भी खत्म हो गया। और यहाँ पर 8 और 1 9, इसमें 3 का भाग जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे, 1020 और 1080। तो यहाँ पर इन दोनों में आपको 8 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो चलिए 8 से डिवाइड करते हैं 1080 को। चलो 8 से डिवाइड करते हैं। 8 एकम 8, पीछे बच गए 2 और ये हो गया 28। तो 28 में जाएगा 3 बार, 3 बार गया, 24 हो गए, पीछे बच गया 4 और ये 0 को उतारा तो 40 हो गए। 40 में 8 का भाग जाता है बिल्कुल, 5 बार जाता है। तो 5 बार गया तो ये हो गए 40 और भाग कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर तो 8 का भाग जा रहा है। अब एक बार 1020 में चेक करें तो 1020 में चेक करोगे, चलो यहाँ पर चेक कर देता हूँ। 1020 में 8 का भाग दिया तो 8 का भाग 1 बार गया, पीछे बचे 2, 22 हो गए। 22 में 8 का भाग दोगे तो आपके पास जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर 2 बार दिया 16 और 16 घटाए तो 6 हो गए। 60 में 8 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। आपके पास इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए हमेशा ही 2 मेथड होंगे। एक तो हो जाएगा आपके पास एलसीएम वाला लंबा मेथड और दूसरा आपके पास हो जाएगा ये वाला शॉर्ट मेथड। तो आपको जो भी मेथड पसंद आए आप उस मेथड से कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पर देखो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है कि बड़ी से बड़ी, अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा वाले प्रश्नों में हमेशा ही मसब ज्ञात करते हैं। याद करो लसब के बारे में भी ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने। लसब के बारे में पढ़ा था हमने कि छोटी से छोटी, न्यूनतम, इस प्रकार के वर्ड आते हैं तो वहां पर हमेशा ही लसब फाइंड करते हैं। और अगर बड़ी से बड़ी, अधिकतम, ये वाले वर्ड आते हैं तो वहां पर हम मसब फाइंड करते हैं। और यहाँ पर हमारे सामने पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 23 तक के प्रश्न हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर आकर वो वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 200 तथा 320 को पूर्णतः विभाजित करे। तो यहाँ पर हमें बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करनी है जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो यहाँ पर सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि हमें इसका मसब करना है। तो यहाँ पर मसब करने के 2 तरीके होते हैं। तो मसब करने का तरीका देखें तो 200 और 320, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, उस तरीके में थोड़ा सा टाइम लगता है, और एक एलसीएम की तरह से करें तो यहाँ पर थोड़ा इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से करके देखते हैं। इस तरीके से करने के लिए हमें ऐसी संख्या का भाग देना है जिसका दोनों में भाग जाए। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले 10 का ही दे देता हूँ, दोनों के पीछे 0 है, दैट मीन्स 10 का भाग जाएगा। तो 10 का भाग जा रहा है तो 10 का भाग 200 में गया 20 बार और 32 बार चला गया 320 में। अब यहाँ पर वापस डिवाइड करते हैं तो 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 20 में चला गया 10 बार और 32 में चला गया 16 बार। अब यहाँ पर वापस देखो आप, दोनों संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है तो आप वापस 2 का भाग दो। तो 2 का भाग दिया तो यहाँ पर 10 में गया 5 बार और 16 में भाग गया 8 बार। 5 और 8, इसमें किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जा रहा है। ये सअभाज्य संख्या है, इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है एक के अलावा। तो यहाँ पर यहीं तक करना है। ये जो संख्या आई है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा HCF आ जाएगा। तो यहाँ पर HCF निकालेंगे तो HCF हो जाएगा हमारा 10 × 2 × 2। मल्टीप्लाई किया तो 40 हो गया। 40 हमारा आंसर है जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। यहाँ पर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसमें से किन का भाग इन दोनों में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि 10 का भाग भी इन दोनों में जा रहा है और 40 का भाग भी इन दोनों में जा रहा है। आई थिंक 20 का भाग भी इन दोनों में जा रहा है। तो इतने सारे भाग जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ बड़ी से बड़ी, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है वो आपका आंसर होगा, क्योंकि मसब होता है वो हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा अगला 25वां प्रश्न है कि 3 डिब्बों में क्रमशः 403 लीटर, 713 लीटर और 496 लीटर दूध है। कौन सा सबसे बड़ा माप इन्हें पूरा पूरा माप लेगा? आपको यहाँ पर दूध मापने के लिए जो आता है, जिसको हम नॉर्मली मारवाड़ी भाषा में टिपरिया बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हुए दूध मापना है और इतने बड़े माप का लेना है कि जिससे दूध बराबर नाप लिया जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न जिसमें दूध नापा जाता है वो हमेशा ही मसब से रिलेटेड होते हैं, HCF से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो बड़े से बड़ा टिपरिया लेना है आपको, बड़े से बड़े माप का ये टिपरिया लेना है। तो यहाँ पर हम इनका HCF निकालेंगे तो यहाँ पर देखो 3 संख्याएं हैं अपने पास। कौन कौन सी हैं? देखो, एक तो है 403 403, दूसरी संख्या हमारे पास 713 और तीसरी संख्या हमारे पास 496। अब एक तरीका तो है डायरेक्ट आप HCF निकाल दो, और दूसरा तरीका, हमने जब इसमें HCF शुरू किया था तब हमने पढ़ा था कि अगर 3 संख्याएं और थोड़ी सी हार्ड दिखे तो उनका अंतर लेकर भी हम HCF निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अंतर लेकर एक बार मसब निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अंतर लेते हैं, तो 403 और 713 का अंतर लेते हैं। तो यहाँ पर 403 घटाओगे तो आपके पास आ जाएंगे 310, ठीक है। अब दूसरी संख्या 713 में से 496 घटाते हैं, तो 713 में से आप घटा रहे हो 496। तो यहाँ पर इनको घटाओगे तो आ जाएंगे 217, ठीक है। आप घटा के देख लेना, 217 ही आ रहे हैं। उसके बाद हम घटाते हैं 496 में से 403 घटाते हैं, तो यहाँ पर आ गया 93। आपने नोटिस किया होगा मैंने हमेशा इसी तरीके से घटाया है कि बड़ी संख्या को आगे लिखा है और छोटी संख्या को पीछे लिखा है। अगर आप छोटी संख्या को आगे लिखो, बड़ी संख्या को पीछे लिखो और घटाओ तो आंसर नेगेटिव में आया तो उसको नेगेटिव नहीं लेना है, आंसर हमेशा ही पॉजिटिव लेना है। तो आपके पास 3 अंतर आ जाएंगे, एक इन दोनों का अंतर, एक इन दोनों का अंतर और एक फर्स्ट और लास्ट का अंतर। तो ये अंतर ले लिए। आप अगर इनका मसब निकालोगे तो भी आपका आंसर सेम रहेगा। यहाँ पर देखो, आप इसके टुकड़े करो तो इसके तो सीधे सीधे टुकड़े 31 × 10 31 × 10 हो जाएगा। और 93 देखो तो 93 भी 31 की टेबल में आता है। 31 की टेबल 3 बार बोलते हो तो 93 आ जाता है। अब 217 है, इसको आप 31 × 7 लिख सकते हो। आप 7 का डिवाइड करना है या 31 का डिवाइड करना है, ये 31 × 7 होगा, वो 217 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो मतलब देखो क्लियरली नजर आ रहा है अपने को कि 31 सब में है। तो यहाँ पर इसका जो मसब होगा वो 31 होगा। तो 31 लीटर का जो टिपरिया है वो बड़े से बड़े टिपरिया होगा जो इनको माप लेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली हो जाएगा। अगर इनका डायरेक्ट HCF करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आपने ले लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा 26वां प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 85 व 72 को भाग देने के बाद 1 तथा 2 शेष बचे। इस तरीके के प्रश्न हमने LCM लसप में भी किए थे और इसी प्रकार के सेम डिट्टो क्वेश्चन हमारे मसब में भी आते हैं, लेकिन उनको करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। उसके लिए मैंने अगली स्लाइड में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है, पहला जो नोट है अपने पास वो लिखा हुआ है कि LCM वाले प्रश्नों में तो हम क्या करते थे, सबसे पहले LCM फाइंड करते थे। उसके बाद क्या करते थे, शेषफल होता था उसको घटा देते थे। और एक और वो छोटे बड़े वाला प्रश्न था, उसमें अपन भाजक माइनस शेषफल जोड़ देते थे। घटेगा तो शेषफल घटेगा और जुड़ेगा तो भाजक माइनस शेषफल घटेगा। ये आपने LCM के टाइम पढ़ा था। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पिछले वाले वीडियोज में जाके देख सकते हो। और यहाँ पर HCF वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि HCF वाले जो भी प्रश्न होंगे ना, उसमें आपको पहले शेषफल घटाना है। यहाँ पर क्या करते थे, बाद में शेषफल घटाते थे। HCF वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट पहले शेषफल घटेगा, उसके बाद आप मसब ज्ञात करोगे। तो यहाँ इसी आधार पे हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, ये शेष बच रहे हैं तो आपको सबसे पहले 85 में से 1 घटाना है और 72 में से 2 घटाना है। तो यहाँ पर 85 में से आपको 1 घटाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 84। और दूसरी संख्या आपको करनी है 72 में से आपको 2 घटाने हैं, तो ये आ जाएंगे आपके पास 70।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और कुछ शेष बच रहा है, तो आपका सबसे पहला काम है कि आप जो भी शेष जिसमें से बच रहे हैं कि 85 है उसमें से एक शेष बच रहा है और 72 है उसमें से दो शेष बच रहे हैं, तो आप सबसे पहले इनको घटा दो। अगर ये एलसीएम का प्रश्न होता तो आप डायरेक्ट इनका एलसीएम निकालते, उसके बाद जो आंसर आता उसमें से घटाते। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको करना है, तो ये कर दिया। इसके बाद आप HCF निकालोगे तो 84 और 70 का आप मसअप निकालोगे, तो यहाँ पर आप सीधी सीधी लाइन खींच दो और ऐसी संख्या ढूंढो जिसका दोनों में भाग जा रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 2 का तो डायरेक्ट जा ही रहा है, तो 2 का डिवाइड कर लेते हैं। 2 का डिवाइड 84 में जाएगा 42 टाइम और 70 में जाएगा 35 बार। अब यहाँ पर देख लो 7 के टेबल में दोनों संख्या आती है, तो 7 का भाग देते हैं। तो 7 का भाग 42 में गया 6 बार और 35 में गया 5 बार। अब आप खुद सोचो, 6 और 5 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, ये दोनों संख्याएं सभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जो मसअप होगा वो हो जाएगा 2 × 7, दैट मीन्स 14। तो 14 हमारे पास ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये इन्वॉल्व है और सीबीएसई के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपके कंपटीशन एग्जाम में आने की संभावना भी खूब ज़्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। चलिए एक बार पढ़ते हैं। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है और 42 लीटर है वो टोंड दूध है और 63 लीटर है वो डबल टोंड दूध है, और इन दूधों को कैन में इस प्रकार पैक करना है कि प्रत्येक कैन में बराबर मात्रा में दूध आए, और 2 प्रकार के दूध को एक कैन में वो मिलाता भी नहीं है। मतलब आपको जो टोंड दूध है, डबल टोंड दूध है और जो नॉर्मल दूध है उनको अलग रखना है। टोंड मतलब होता है फैटी, भैंस का दूध समझ लो आप। एक होता है जिसकी फैट मापते हैं, एक फैट थोड़ी ज़्यादा आती है, एक उससे ज़्यादा आती है, डबल फैट आ रही है वो दूध, और एक सिंगल फैट का दूध है। और गाय के दूध की फैट सबसे कम होती है, इसलिए गाय का दूध थोड़ा सा महंगा होता है और घी भी थोड़ा महंगा होता है। तो यहाँ पर आपको कैनों की न्यूनतम संख्या फाइंड करनी है। तो यहाँ पर प्रश्न एक बार समझते हैं। आपके सामने जो प्रश्न में दे रखा है वो तो सब जगह दूध दूध दे रखा है। देखो यहाँ पर भी दूध, यहाँ पर भी दूध, यहाँ पर भी दूध, लेकिन लास्ट में जो पूछा है कैनों की न्यूनतम संख्या पूछी है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इस प्रश्न को आप समझो। तो यहाँ पर कैनों की संख्या पूछी है, दूध दे रखा है, तो आप दूध के बारे में फाइंड कर सकते हो। मुझे बताओ, आपके पास कैन है, आपको इसमें कम से कम कैन लेने हैं, आपको कम से कम कैन लेने हैं। तो कम से कम कैन कब लोगे? जब ज़्यादा से ज़्यादा दूध भरोगे। दैट मीन्स आपको कैन में ज़्यादा से ज़्यादा दूध भरना है और मिलाना भी नहीं है अलग अलग। दैट मीन्स सबको अलग अलग रखना है, यानी कि आपको दूध का HCF फाइंड करना है। जो संख्या आएगी उस लीटर को आप एक कैन में भर सकते हो, वो अधिकतम मात्रा होगी एक कैन में भरने की। और अधिकतम मात्रा में दूध भरोगे तो कैन आपको कम चाहिए होगा, तो कैन की न्यूनतम संख्या आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आप दूध का HCF निकालोगे, तो दूध का मतलब निकालते तो दूध की जो संख्या है वो है अपने पास 21 लीटर, 42 लीटर और 63 लीटर। तो यहाँ पर आप भाग दो, तो यहाँ सबसे पहले भाग जा रहा है 3 का, तो 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग गया 7 बार, 3 का भाग इसमें गया 14 बार, और 3 का भाग इसमें दें तो जाएगा 3 का भाग 2 बार, 1 बार 21 बार। अब 7, 14 और 21 इसमें आप भाग दोगे तो 7 का भाग तीनों में जा रहा है, तो 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब यहाँ पर मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि 1, 2 और 3 में किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पर 7 × 3 इसका हो जाएगा मसअप। तो यहाँ पर मसअप लिखते हैं, वो हो जाएगा 7 × 3 = 21। अब यहाँ पर 21 क्या है? 21 लीटर दूध है, वो अधिकतम आप एक कैन में भर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे बताओ, एक कैन में मैं भर सकता हूँ 21 लीटर दूध। तो यहाँ पर कैनों की संख्या पूछे, देखो 3, 6, 9 संख्या दे रखी है। तो मुझे बताओ यहाँ पर 21 लीटर गाय का दूध है, तो गाय के दूध के लिए मुझे कितने कैन की जरूरत पड़ेगी? एक कैन में 21 लीटर आ गया, 21 लीटर दूध था, 21 लीटर एक कैन में आ गया, तो एक ही कैन की जरूरत पड़ेगी। और भैंस का जो दूध है, टोंड दूध है,
टोंड दूध है वो है मेरे पास 42 लीटर। तो 42 लीटर है तो 21 लीटर भर रहा हूं तो मेरे पास 2 कैन की जरूरत मुझे पड़ेगी। इसी तरह से डबल टोंड की देखें तो उसके लिए मेरे को जरूरत पड़ रही है 63 लीटर दे रखा है तो 63 लीटर है तो 21 लीटर भर रहे हैं तो अपने पास 3 कैन की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर टोटल कैन निकालना है तो टोटल कैन निकालेंगे तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 दैट मीन्स 6। यहाँ पर कैन की संख्या आ जाएगी 6 जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में दे रखी है तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर दूध की बात कर रहे हैं और कैनों की संख्या पूछ रहे हैं तो कैन कम से कम पूछेगा जिसमें आप अधिक से अधिक दूध भर सको। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैन की न्यूनतम संख्या इसका मतलब दूध की अधिकतम मात्रा हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर मसब फाइंड करते हैं। चलिए एक बार इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। चलिए इससे पहले थोड़ी सी बात कर देते हैं। यहां पर देखो एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, उसके बाद संख्याओं की बात कर रहा है, संख्याओं के योग की बात कर रहा है। आप डायरेक्ट संख्याओं की बात करो तो यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं कि एलसीएम अपॉन एचसीएफ करोगे आप, लसअप अपॉन मसअप करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो तो हमेशा ही प्राकृत संख्या आने वाला है। प्राकृत संख्या मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता है क्या? आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलता है, यानी कि आप जो काउंटिंग करते हो वो सारी संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। तो आप एलसीएम का एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो आपके जो नंबर आएगा वो हमेशा ही एक नंबर होगा, ना कि कोई दशमलव वाली संख्या या कोई अदर संख्या। आपका आंसर हमेशा ही एक प्राकृत संख्या होने वाला है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए, इस प्राकृत संख्या की एक विशेषता होगी, इस प्राकृत संख्या को आप तोड़ सकते हो कुछ भी। तो जो भी आप जोड़े बनाओगे, जो भी संभावित जोड़े होंगे उससे आप अनुपात निकाल सकते हो संख्याओं का, उससे आप संख्याओं का अनुपात निकाल सकते हो। दैट मीन्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप एलसीएम अपॉन एचसीएफ करो, एक नेचुरल नंबर फाइंड करो, उसको मल्टीप्लाई के जोड़ों में तोड़ो, उसमें से अनुपात निकलेगा। कैसे निकलेगा वो इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो चलिए एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है अपने पास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 120 और 10, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिख देता हूं एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ये है मेरे पास 120 अपॉन 10। तो 120 में 10 का भाग गया तो आंसर आ गया 12। अब 12 के टुकड़े करता हूं तो 12 के टुकड़े हो गए 1 × 12। दूसरा अगर मैं इसका टुकड़ा करूं तो हो जाएगा 2 × 6। तीसरा इसमें 3 का भी भाग जाता है तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 × 4। और आप टुकड़े करके देखो, इसका कोई टुकड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप दो में इसको तोड़ोगे तो इसके 3 टुकड़े हो सकते हैं। अब इन तीनों टुकड़ों में से आपको नोटिस करना है कि किस में अंतर सबसे कम है। 12 में से 1 घटाओ अंतर 11 का आ रहा है, 2 में से 6 घटाओ अंतर 4 का आ रहा है, और 4 में से 3 घटाओगे तो अंतर कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे कम अंतर है वो 3, 4 का है। तो यही अपना संख्याओं का अनुपात है 3:4। तो यहाँ से आपने डायरेक्ट संख्याओं का अनुपात फाइंड कर लिया। अब पिछले वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं कि अगर एचसीएफ दे रखा हो और संख्याओं का अनुपात दे रखा हो तो आप डायरेक्ट संख्याएं फाइंड कर सकते हो। कैसे करते हैं, एचसीएफ इंटू संख्याओं का अनुपात। तो यहाँ पर पहली संख्या अपने पास हो जाएगी 10 × 3 यानी कि 30, और दूसरी संख्या आपके पास हो जाएगी 10 × 4 दैट मीन्स 40। अब यहाँ पर प्रश्न में संख्याओं का योग पूछ रहा है, 40 में 30 जोड़ोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 70, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए एक बार इस प्रश्न को उतार दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ है वो 455 और 13 दे रखा है, और अपने को संख्या नहीं दे रखी, एक बस थोड़े से हिंट्स दे रखी। जो एक संख्या है वो 80 से 100 के बीच में, तो वो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर दो संख्या निकलेगी, उसमें से एक संख्या के बारे में इसने बोल दिया कि एक संख्या है वो 80 से 100 के बीच में। तो चलिए यहाँ पर इसको करके देखते हैं। वही चीज एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम अपॉन
HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 455/13। तो 455 में आप 13 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भाग जाएगा, 13 का भाग 3 बार गया, पीछे 6 बच गए, और 13 का भाग 5 बार जाएगा, 35 आ रहा है। यहाँ पर 455 में आप 13 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 35 बार जा रहा है। अब 35 के टुकड़े करते हैं तो 35 का एक टुकड़ा तो होता है, 1 × 35 उससे मतलब है नहीं, 7 × 5 कर दो, 7 पंजे 35, 7 × 5। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इससे कम अंतर तो कहीं होने वाला नहीं है, यानी एक संख्या अगर 7 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 5 होगी, तो 7:5 हो जाएगा। अब यहाँ पर संख्याएं फाइंड कर लेते हैं। HCF अगर 13 है तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो पहली संख्या तो आ गई 13 × 7, ये होता है 91, और दूसरी संख्या आ जाएगी 13 × 5, वो हो जाएगा 65। ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 80 से 100 के बीच में कौन सी संख्या है, तो आप सबको नजर आ रहा होगा कि 80 से 100 के बीच में 91 है, तो 91 हमारे पास ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस वीडियो का लास्ट और इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 30। इसके बाद हम अगले वीडियोज में नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए 30वें प्रश्न को देखते हैं। दो संख्याओं का HCF दे रखा है, LCM की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ HCF दे रखा है, वो दे रखा है 13, और आपको पूछा है इसमें से लसअप नहीं हो सकता है। मेरी बात सुनो आपने अभी देखा था LCM/HCF करते हो तो जो भी आता है वो एक नेचुरल नंबर होता है, एक प्राकृत संख्या होती है। तो आप LCM के अंदर HCF का भाग दे दो, उत्तर देख लो। अगर आपके एक नेचुरल नंबर होगा तो हो सकता है LCM, और नेचुरल नंबर नहीं हो तो वो LCM नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर तो देखो 13 का भाग 91 में जाता है 7 बार, 13 का भाग 104 में भी जाता है 8 बार, और 455 में अभी पिछले क्वेश्चन में हमने भाग देके देखा था 35 आ रहे थे, इसका मतलब इसमें भी भाग जाता है। 13 का 10 से गुणा कर दो 130 आते हैं, इसका मतलब 131 में पूरा भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।